हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मैं अब्दुल हुसैन एक बार फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का सेशन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला एमसीक्यू, जो कि है फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन इन एल्डरली पर्सन। एल्डरली पर्सन में इन्फेक्शन का एज अ फर्स्ट साइन हमें क्या दिखाई देगा? तो देखिए, एल्डरली पर्सन है, एल्डरली पर्सन का पूछा गया है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, वॉमिटिंग होगा उसको, डायरिया होगा प्राइमरली, या कन्फ्यूजन होगा, या फीवर होगा। तो देखिए, अगर एडल्ट होता तो फीवर होता, लेकिन एल्डरली पर्सन है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्डरली जो पर्सन होते हैं उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए उनमें कन्फ्यूजन सबसे पहले हमें एज अ साइन दिखाई देगा। और अगर यहीं एडल्ट होता या फिर एल्डरली यहाँ पर नहीं होता क्वेश्चन में, तो फीवर यहाँ पर राइट आंसर होता, बट ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परनीसियस एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाई। परनीसियस एनीमिया का इनमें से कौन सा कैरेक्टर होंगे? देखिए, ऑप्शन में है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, मैक्रोसाइटिक का मतलब होता है सेल के साइज में इंक्रीज हो जाना। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है कि जो रेड कलर है उसमें थोड़ा सा कमी हो जाना, पिगमेंटेशन में थोड़ा कमी हो जाना, दैट इज़ हाइपोक्रोमिक। पिगमेंटेशन बढ़ जाना हाइपर क्रोमिक हो जाएगा, और नॉर्मल रहेगा उसको हम नॉर्मोक्रोमिक कहेंगे। तो ये थी टर्मिनोलॉजी। अब देख लेते हैं परनीसियस एनीमिया। पहले तो मैं बता दूं आपको, परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने वाला एनीमिया है। या तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में अल्ट्रेशन हो जाए, या फिर विटामिन B12 डाइट में डिफिशियंसी डाइट में हो जाए, तो परनीसियस एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि परनीसियस एनीमिया में हमें देखने मिलेगा कि जो विटामिन B12 है सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब इसकी कमी होगी तो जो सेल है उसमें डिवाइडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हमें यहाँ पर एनीमिया है वो देखने मिलेगा, जो कि जस्टिफाई करेगा परनीसियस एनीमिया। इसको हम परनीसियस एनीमिया कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन सेक्स क्रोमोसोम विच इज़ लार्जर। कौन सा सेक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है इनमें से? एक्स क्रोमोसोम बड़ा है वाई से, या वाई क्रोमोसोम बड़ा है एक्स से, या फिर दोनों सेम साइज़ के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, नॉन ऑफ दीज यहाँ पर हो नहीं सकता। देखिए, एक्स क्रोमोसोम जो है ये 2960 जीन जो है कंटेन करता है, और बाई क्रोमोसोम देखिए 2900 अप्रॉक्स 2960 जो जीन हैं ये कंटेन करेगा। ओके, और जो बाई क्रोमोसोम है ये कंटेन करेगा अप्रॉक्स कह सकते हैं हम 231 जीन ये कंटेन करेगा, और ये करेगा 2960 जीन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। जो एक्स क्रोमोसोम है, जो फीमेल में स्पेशली जो 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, वो लार्जर साइज़ के होते हैं कंपेरिजन टू मेल, क्योंकि मेल में 23rd पेयर जो होता है एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो लार्जर हम क्रोमोसोम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच हार्मोन इनहिबिट रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन चाइल्ड। देखिए, बच्चों में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं, या चाहे वो लिबिडो हो या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनको इनहिबिट या उनको कंट्रोल करके रखने में कौन सा हार्मोन मीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन में है मेलानिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, एंड एंड्रोजन। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, मेलानिन जो है स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एंड ऑक्सीटोसिन यहाँ पर है, इसको ADH भी बोलते हैं, दैट इज़ ADH, ऑल्सो नॉन एज ADH, या फिर एंटी डायोटिक हार्मोन बोलते हैं। ये किडनी पर एक्ट करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग आंसर है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग है। देखिए, नेक्स्ट है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। पाइनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में, क्रैनियम में, जो मिड ब्रेन के पीछे की ओर हम देखेंगे तो एक छोटा सा ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन भी बोलते हैं, दैट इज़ पाइनियल ग्लैंड। इट इज़ अबाउट 0.1 to 0.2
मिलीग्राम इसका साइज होता है और हमारी बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये मेलेटोनिन हमारा सबसे पहले जो स्लीप बैक साइकिल है या फिर सर्केडियन रिदम है इसको मेंटेन करने का काम करता है, एज वेल एज जो बच्चों में रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उनको इनहिबिट करके रखने का काम करता है टिल प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है कि जो पाइनियल ग्लैंड है इसमें एट्रोपी होना शुरू हो जाती है और इसमें एट्रोफी हो जाती है, इसके फंक्शन में मीन्स एट्रोफी हो जाएगी। इसलिए जो जैसे ही बच्चा एडोलसेंस एज की ओर बढ़ता है उसमें नींद का आना थोड़ा सा पहले से बच्चों की तुलना में कम हो जाता है, साथ में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होने लगता है। तो मेलेटोनिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, दैट इज़ मेलेटोनिन। और एंड्रोजन ये एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला से निकलने वाला एक हार्मोन है जो मैनहुड लाइक कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम? इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए? तो देखिए ऑप्शन में है क्लोडिया, जेपोक्साइड, लाबिटालॉल, मेटोक्लोप्रामाइड एंड डिजॉक्सिन। ये चारों ड्रग हैं। इनमें से कौन सी ड्रग है जो एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए काम में ली जाती है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए डिजॉक्सिन है, ये हार्ट फेलियर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है डिजॉक्सिन। मेटोक्लोप्रामाइड ये एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स में दी जाती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। लाबिटालोल जो है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है, जो कि लाबिटालॉल है। एंड जो क्लोडिया जेपोक्साइड जो ड्रग है ये ड्रग एक ऐसी ड्रग है जो कि इसको हम लिब्रियम भी बोलते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। इसको एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के को रिलीफ देने के लिए यूज जनरली की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये ए यहाँ पर क्लोडिया जेपोक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन जनरली आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैस सोज pH 7.2 है, पार्शियल CO2 प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर 70 है mmHg, और जो बाइकार्बोनेट का लेवल है 27 है मिलीमोल है, एंड जो पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर है 59 mmHg है। इंटरप्रेट इसको हमें करना है। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले जो नॉर्मल वैल्यू है उसको समझना होगा सबकी। तो देखिए जो pH नॉर्मल होता है 7.35 टू 7.45 होता है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये डिक्रीज है। दैट मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा हमें समझ जाना है कि एसिडोसिस है। ओके, तो यहाँ पर एल्कोलोसिस को तो हम क्रॉस कर देते हैं सबसे पहले। ओके, उसका बाद पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है जो कि 70 है, मीन्स बढ़ गया है। जो नॉर्मल होता है 35 से 45 mmHg होता है। तो जनरली हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यहाँ पर देखने मिलेगा। इसने से ही हम समझ सकते हैं बहुत ईजिली कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और देखिए जो बाइकार्बोनेट का लेवल है दैट इज़ 27, ये नॉर्मल है क्योंकि 22 से 27 मिलीऑस्मोल पर लीटर बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल होता है। और O2 का नॉर्मल लेवल जनरली इसमें दिया नहीं गया, लेकिन 75 से 100 mmHg होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करना होता है। इसी की जगह अगर हम देखें कि pH अगर बढ़ गया है 4.5 से ज़्यादा और PCO2 डिक्रीज हो गया है अप्रॉक्स 22 से, अगर डिक्रीज हो PCO2 डिक्रीज हो गया है 35 से, तो यहाँ पर हमें एल्कोलोसिस की कंडीशन देखने मिलती, दैट इज़ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस अगर एल्कोलोसिस होता। और यहीं पर अगर हमें इसके अपोजिट pH 4.5 से बढ़ा हुआ होता और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ होता तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाता। तो देखिए मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में हमें जनरली बस कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक में हमें बाइकार्बोनेट को आइडेंटिफाई करना है कि अगर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है तो एल्कोलोसिस होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन इंटरप्रिटेट करने के लिए आ जाते हैं इनको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 7, लेवल ऑफ विच इंक्रीज फास्टिंग? इनमें से किसका लेवल फास्टिंग के दौरान बढ़ जाता है? ऑप्शन में है ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड।
तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। कीटोन बॉडी बढ़ जाती हैं क्योंकि जो फैट सेल्स हैं बॉडी में, जो फैट है उसका ब्रेक डाउन होगा तो कीटोन बॉडी जनरेट होंगी, कीटोन बॉडी बढ़ेंगी और इनका लेवल हमें यूरिन में भी बढ़ा हुआ देखने मिल सकता है। तो कीटोन बॉडी जनरली बॉडी में बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग दी फास्टिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज़ का अर्ली साइन क्या है? देखिए अर्ली पूछा है, ध्यान रखिएगा, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सारे साइन ही पार्किंसंस डिजीज़ के हैं। तो देखिए माइक्रोफेजी, ब्रेडिकार्डिया, पिनरोलिंग ट्रिमर्स एंड मास्क लाइक फेस, चारों चीज़ें ही होती हैं। माइक्रोफेजिया का मतलब होता है कोई पर्सन, अगर मान लीजिए मैं जो CO2 है इस तरह से लिखता हूँ, लेकिन जब मुझे माइक्रोफेजिया हो जाएगा तो मैं CO2 इस तरह से छोटा छोटा लिखूंगा, दैट इज़ माइक्रोग्राफी, सॉरी फेजिया नहीं है, माइक्रोग्राफी इसको हम बोलते हैं। माइक्रोफेजिया का मतलब जो हम नॉर्मली लिखते हैं उससे हम छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ माइक्रोग्राफी। नेक्स्ट है काइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है कि स्लो मूवमेंट। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग हैं जो किसी भी चीज़ को उठा के देने या उठा के रखने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत स्लो स्लो उनके हैंड वर्क करते हैं, दैट इज़ दी साइन ऑफ पार्किंसंस, एक पार्किंसंस का साइन हो सकता है। अगला है पिनरोलिंग ट्रिमर्स, हाथों में उनके ट्रिमर्स दिखाई देंगे, मीन्स हाथ उनके कंपन होता है, हाथों में कप कप आते हैं, हाथ कंपन होते हैं, दैट इज ट्रिमर्स, ये भी होता है। मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस हो जाएगा, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, फेशियल एक्सप्रेशन एब्सेंस होंगे ऐसे पर्सनस में। तो देखिए अर्ली साइन पूछा है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अर्ली साइन यहाँ पर माइक्रोफेजिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। जो पार्किंसंस डिजीज है उसका अर्ली साइन हमें माइक्रोग्राफी देखने मिलता है, मीन्स जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन एल्डरली पर्सन है वो छोटा छोटा लिखेगा, वो माइक्रोग्राफी उसमें हमें प्राइमरली देखने मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें ब्रेडिकाइनेसिया, पिनरोलिंग ट्रिमर्स और मास्क लाइक फेस, ये चीज़ें जनरली हमें स्टेप बाय स्टेप देखने मिलती जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज़ माइक्रोग्राफी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस फॉर द रिसर्चर इज, रिसर्च प्रोसेस की फाइनल स्टेप क्या होती है? तो देखिए ऑप्शन में है एनालाइज द डाटा, यूटिलाइज द फाइंडिंग्स, इंटरप्रेट द डाटा एंड कंक्लूड द फाइंडिंग्स। देखिए ये सारी ही लास्ट की इस पे स्टेप्स होती हैं जनरली रिसर्च प्रोसेस के अंदर, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज यूटिलाइज द फाइंडिंग। जो फाइंडिंग्स आई है उसको हमें यूटिलाइज करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी भी रिसर्च का एम यही होता है कि जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स निकल के आई है उसको यूटिलाइज मैनकाइंड के लिए यूटिलाइज किया जा सके, तो वो रिसर्च काम की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, केज क्वेश्चनायर इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। केज क्वेश्चनायर जो हैं वो इनमें से किस में यूज किया जाता है? क्या हीरोइन की स्क्रीनिंग करने के लिए करेंगे, ओपियोइड की स्क्रीनिंग करने के लिए यूज करेंगे, अल्कोहल स्क्रीनिंग करने के लिए यूज करेंगे, या फिर कैनाबिस स्क्रीनिंग करने के लिए यूज करेंगे? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, हीरोइन में नहीं करेंगे, ये रॉन्ग आंसर है। एल्कोहल ओपियोइड में नहीं करेंगे, एंड कैनाबिस मीन्स भांग जो रहती है कैनाबिस में भी नहीं करेंगे। एल्कोहल स्क्रीनिंग करने के लिए केज का यूज जनरली किया जाता है, CAGE, देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनके निमोनिक्स भी पूछ ले जाते हैं। A4 क्या होता है? तो C का मतलब होता है कट डाउन, A का मतलब होता है अनोइंग, G का मतलब होता है गिल्टी एंड E का मतलब होता है आई ओपनिंग। ओके, तो यहाँ पर ये जो केज क्वेश्चनायर है वो एल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका जो स्कोरिंग है मिनिमम 0 होता है, 0 स्कोरिंग मिनिमम होती है, और मैक्सिमम स्कोरिंग जो है 4 होती है। ओके 4 क्वेश्चन है तो 4 मैक्सिमम इसकी स्कोरिंग होगी, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन ही बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एल्कोहल स्क्रीनिंग, जो एल्कोहलिक पेशेंट हैं, पर्सन हैं, वो अगर अपनी शराब को छुड़ाना चाहते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए उससे पहले उनको असेस किया जाता है, और केज क्वेश्चनायर के थ्रू ही असेस किया जाता है। तो एल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए जनरली केज क्वेश्चनायर का यूज हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये केज का फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है, कट डाउन, एनोइंग, गिल्टी एंड आई ओपनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये इसका फुल फॉर्म है, निमोनिक्स से भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द फॉलोइंग ऑल आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेक्टल टेम्परेचर एक्सेप्ट। इनमें से 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हम रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए ये कंडीशंस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, एंड एक किसी कंडीशन में हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी।
तो देखिए ऑप्शन में कोलम सर्जरी, हेमरॉइड्स, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो देखिए कोलम सर्जरी में बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे। हेमरॉइड्स में भी बिल्कुल भी नहीं लेना है यूज हमें रेक्टल टेम्परेचर, और डायरिया में भी हम रेक्टल टेम्परेचर बिल्कुल, डायरिया में तो ले ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन में हम ले सकते हैं, डी इज़ दी राइट आंसर। तो देखिए रेक्टल टेम्परेचर जो है मोस्ट रिलायबल जो टेम्परेचर है वो रेक्टल टेम्परेचर को बोलते हैं हम। और जनरली जब हम इसको मेज़र करते हैं तो ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर होता है ओरल के कंपेरिजन में। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर आता है इससे कोर टेम्परेचर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कार्डियक पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट में भी जो रेक्टल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि रेक्टम जो है वहाँ पर वैगस नर्व वहाँ तक जाती है, और अगर वो स्टिमुलेट हुई तो पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, स्लो हार्ट रेट हो सकती है। तो इसलिए कार्डियक पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है रेक्टल टेम्परेचर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्प्रेन इज अ पुलिंग ऑफ। स्प्रेन इनमें से किसकी पुलिंग होने से स्प्रेन होता है? क्या टेंडन के पुलिंग होने से, लिगामेंट के पुलिंग होने से, या मसल के पुलिंग होने से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत पहले ही कर देते हैं हम। मसल स्प्रेन भी नहीं है, मसल ये गलत है। देखिए स्प्रेन का मतलब होता है कि जो लिगामेंट हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जो लिगामेंट है इनमें अगर पुलिंग होगी या इनमें कोई इंजरी होगी, खिंचाव आ जाएगा, तो जो इंजरी होगी उसको हम स्प्रेन बोलेंगे। और टेंडन में जो टेंडन में जो इंजरी होती है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, STRAIN। देखिए आप इससे याद रख सकते हैं स्ट्रेन और स्प्रेन। देखिए स्ट्रेन में टी आ रहा है, टी मतलब टेंडन, ओके। तो स्ट्रेन जब होगा तो टेंडन में इंजरी होगी, और स्प्रेन जब होगा तब लिगामेंट में इंजरी होगी। तो इससे आप याद रख सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज़ लिगामेंट की इंजरी को हम स्प्रेन कहते हैं और टेंडन की इंजरी को हम स्ट्रेन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम डेंगू इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इट इज़। देखिए एक मिड ईयर पॉपुलेशन में जब जो भी डेथ को हम अगर काउंट करें जो कि डेंगू की वजह से हुई हैं, तब उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? ऑप्शन में है एज स्पेसिफिक डेथ कहेंगे उसको, प्रपोर्शियोनेट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, या फिर केस फैटेलिटी रेट कहेंगे, या केस स्पेसिफिक कॉज स्पेसिफिक डेथ कहेंगे। ओके, तो देखिए एज स्पेसिफिक डेथ इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि एज से कोई रिलेशन यहाँ पर है नहीं। प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ये मिड ईयर पॉपुलेशन की बात की गई है सारे के सारे। एंड केस फैटेलिटी रेट भी यहाँ पर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ कॉज स्पेसिफिक डेथ बोलेंगे, क्योंकि डेंगू इसमें स्पेशली कॉज है। डेंगू की वजह से जो डेथ हो रही हैं उनको हम कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट पर्टिकुलर मिड ईयर पॉपुलेशन के लिए कंसीडर हम करेंगे। कम्युनिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन 30 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स ऑन। देखिए 30 दिन के साइकिल, अगर किसी फीमेल का 30 दिन का साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका 30 दिन का है, तो कौन से दिन ओव्यूलेशन होगा जनरली? इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन में 14th डे, 16th डे, 1st डे एंड 9th डे। तो 14th डे गलत है, मैं आपको बताऊं 1st डे भी गलत है, 9th डे भी गलत है। यहाँ पर 16th डे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन 14 डे बिफोर नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट साइकिल हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट साइकिल आने के 14 दिन पहले जो ओव्यूलेशन है उसकी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है जनरली। तो 16 दिन यहाँ पर राइट आंसर होगा, 16वें दिन ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि 30 दिन का साइकिल है। 30 दिन में से 16 दिन घटाएंगे, 30 - 16 करेंगे तो 14 करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज़ 16th डे जो है ओव्यूलेशन यहाँ पर होगा। यहीं अगर 34 दिन होते, 34 डेज का साइकिल किसी महिला का होता, तो 20वें दिन उसका ओव्यूलेशन होता। तो हमें हमेशा याद रखना है 14th डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोचिया सीरोसा? इनमें से लोचिया सीरोसा का ड्यूरेशन क्या है? ऑप्शन में है 1 से 4 दिन, 10 से 28 दिन,
5 से 9 दिन, 15 से 19 दिन। देखिए 1 से 4 दिन तो लोचिया सीरोसा लोचिया रुब्रा होता है, सॉरी 1 से 4 दिन हम देखेंगे तो लोचिया रुब्रा हमें देखने मिलेगा, रुब्रा। 10 से 28 दिन हम देखेंगे तो हमें लोचिया एल्बा देखने मिलेगा, एल्बा। एंड 5 to 9 डेज हम देखते हैं दैट इज़ मिड वैल्यू, मिड में जो होता है दैट इज़ लोचिया सीरोसा, ये हमें लोचिया सीरोसा देखने मिलेगा। येलोइस पिंकिश कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो लोचिया सीरोसा होता है। और रेडिश कलर का, रेड डार्क कलर का जो सिक्रिस जो डिस्चार्ज होगा फीमेल में आफ्टर द पोस्ट डिलीवरी पीरियड में, तो उसको लोचिया रूब्रा बोलेंगे। और लास्ट में जब 10 से 28 दिन तक समथिंग जो वाइटिश डिस्चार्ज फीमेल में देखने मिलते हैं दैट इज़ लोचिया एल्बा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ लोचिया सीरोसा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ये क्वेश्चन का सेशन मेरा आता है तो आप पॉज करके पहले अपना असेसमेंट करिए, राइट आंसर को मार्क करिए और देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको अपना असेसमेंट करने में आसानी हो। तो आई होप आप स्टडी करते रहिए अच्छे से। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।